नमस्कार। आज हम औद्योगिक बॉयलरों की दुनिया में चल रहे हैं और एक बहुत ही खास तकनीक को समझने वाले हैं, वॉलेटाइल केमिकल डोजिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कैसे पूरे स्टीम सिस्टम को जंग वगैरह से बचाने में काम आती है। जी बिल्कुल, ये एक अहम तकनीक है, खासकर बड़े प्लांट्स के लिए। हाँ, तो आज का मिशन यही है कि समझें ये तकनीक असल में है क्या, कैसे काम करती है और क्यों ये इतनी ज़रूरी है। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे। हाँ, पर असल में ये कुछ खास केमिकल्स का कमाल है, जो क्या कहते हैं, उड़नशील होते हैं। उड़नशील मतलब वॉलेटाइल। तो ये वॉलेटाइल रसायन करते क्या है फिर? लगता है इनका काम सिर्फ बॉयलर तक ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो उनकी खासियत है। वॉलेटाइल मतलब, जैसा आपने कहा, उड़नशील। तो ये पानी के साथ भाप बनते हैं और उड़ जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ बॉयलर ड्रम में ही नहीं टिकते, बल्कि पूरी स्टीम और कंडेंसेट लाइन में फैल जाते हैं। समझिए, पाइपलाइन, टरबाइन, कंडेंसर, हर कोने तक। अच्छा, हर कोने तक। हाँ, इनमें मुख्य रूप से 3 तरह के रसायन होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रलाइजिंग अमीन, नाम सुना होगा शायद, मॉर्फोलिन, साइक्लोहेक्सिलामाइन जैसे। हाँ, कुछ कुछ। ये क्या करते हैं? ये सिस्टम में जो एसिड बनता है ना, हम्म, उससे न्यूट्रलाइज मतलब बेअसर करते हैं। हम्म, फिर दूसरे होते हैं फिल्मिंग अमीन, जैसे ऑक्टाडेसिलामाइन। फिल्मिंग अमीन, ये फिल्म बनाते हैं क्या? हाँ, एक तरह से ये धातु की सतह पर एक पतली प्रोटेक्टिव फिल्म या परत बना देते हैं। और तीसरे हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। जैसे हाइड्रोजीन। बिल्कुल। हाइड्रोजीन या फिर कार्बोहाइड्रोजाइड, इनका काम है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को हटाना। अच्छा, तो ये एसिड को हटाना और ऑक्सीजन को हटाना, ये इतना ज़रूरी क्यों है? मुझे याद है सोर्सेज में कार्बोनिक एसिड और पिटिंग का जिक्र था। हाँ, देखिए, होता क्या है कि जब स्टीम ठंडी होकर पानी बनती है, मतलब कंडेंसेट, तो उसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। ओके। इससे बनता है कार्बोनिक एसिड। हम्म। और ये एसिड जो है वो धीरे धीरे मेटल को खाता है। इसी को हम कोरोजन या क्षरण कहते हैं। ओके। तो ये जो न्यूट्रलाइजिंग अमीन है, ये इसी एसिड को न्यूट्रलाइज करके पीएच लेवल को सही रखते हैं। कोरोजन रुक जाता है ना? हाँ हाँ, समझ गई। और ऑक्सीजन वाला मामला? पिटिंग क्या चीज है? ओके। ऑक्सीजन तो समझिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है पानी में घुली हुई। ये पिटिंग करती है, पिटिंग? मतलब धातु में छोटे छोटे लेकिन गहरे गड्ढे बना देती है। ये गड्ढे बाहर से दिखते नहीं कई बार, और अचानक से कोई ट्यूब फट सकती है या कोई हिस्सा फेल हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। जी, तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स इसी घुली हुई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसे हटा देते हैं। पिटिंग का खतरा कम हो जाता है। और आपने एक सुरक्षा परत की भी बात की थी, फिल्मिंग अमीन और वो पैसिवेशन। हाँ हाँ, फिल्मिंग अमीन तो सीधे एक पतली फिल्म बना ही देते हैं मेटल पर, एक कवच की तरह। और इसके अलावा सही केमिकल कंडीशन में मेटल की सतह पर कुदरती तौर पर भी एक मजबूत ऑक्साइड की परत बनती है। आयरन पर मैग्नेटाइट Fe3O4 की। इसे पैसिवेशन करते हैं। ये जो वॉलेटाइल केमिकल्स हैं, ये इस पैसिवेशन लेयर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। सोचिए, जैसे लोहे पर पेंट कर देते हैं जंग से बचाने के लिए, कुछ वैसा ही। अच्छा, मतलब फायदे तो साफ दिख रहे हैं। पूरा सिस्टम सेफ रहता है, सिर्फ बॉयलर नहीं। तो इससे मशीनों की उम्र बढ़ती होगी, खर्चा कम होता होगा। निश्चित रूप से, जब पूरा स्टीम सर्किट मतलब पाइपलाइन, टरबाइन सब सुरक्षित हैं, तो लीकेज, ट्यूब फटने, टरबाइन ब्लेड खराब होने जैसी दिक्कतें कम होती हैं। इससे न सिर्फ उपकरणों का जीवन काल बढ़ता है, अंदाजा है कि 15-20% तक लाइफ बढ़ सकती है सही ट्रीटमेंट से, बल्कि प्लांट ज्यादा भरोसे के साथ चलता है, बंद कम होता है। हम्म। और कंडेंसेट की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, जिससे बॉयलर में वापस इस्तेमाल करना सस्ता और आसान होता है। पर क्या ये इतना सीधा साधा है? मतलब इसे इस्तेमाल करने में कुछ मुश्किलें, कुछ सावधानियां भी होंगी? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है सही डोजिंग, मतलब रसायन की सही मात्रा डालना। सही मात्रा कम ज्यादा होने से क्या होता है? अगर मात्रा कम रह गई, जिसे अंडर डोजिंग कहते हैं, तो जाहिर है पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी, कोरोजन का खतरा बना रहेगा। और अगर मात्रा ज्यादा हो गई, यानी ओवरडोजिंग, तो ये केमिकल खुद ही मुसीबत बन सकते हैं। कहीं जम सकते हैं, ब्लॉकेज कर सकते हैं, या पानी की क्वालिटी बिगाड़ सकते हैं। और हाँ, पैसे की बर्बादी तो है ही। अच्छा। और एक और जरूरी बात, कुछ रसायन जिनका हमने जिक्र किया, जैसे हाइड्रोजीन, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। हानिकारक मतलब? ये जहरीले हो सकते हैं, और कुछ स्टडीज में इन्हें कैंसरकारी होने की आशंका भी जताई गई है। इसलिए इनके रखरखाव और इस्तेमाल में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। सुरक्षा के कड़े नियम होते हैं, कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ओ,
इसका मतलब है कि बस एक बार सेट करके भूल नहीं सकते, लगातार निगरानी रखनी पड़ती होगी। बिल्कुल नहीं भूल सकते, लगातार मॉनिटरिंग चाहिए। पानी का पीएच लेवल, कंडक्टिविटी, जिससे पता चलता है कि पानी में कितनी चीजें घुली हुई हैं, और ऑक्सीजन का लेवल, ये सब नियमित रूप से चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं ये सब? आजकल तो ऑनलाइन सेंसर्स भी आते हैं जो लगातार रीडिंग देते रहते हैं, और लैब में सैंपल भेजकर भी टेस्टिंग होती है। इसी से पता चलता है कि ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है या डोजिंग में कोई बदलाव करने की जरूरत है। इतनी सब सावधानियां और निगरानी, तो लगता है ये तकनीक हर जगह इस्तेमाल नहीं होती होगी, कुछ खास तरह के उद्योगों के लिए ही होगी। हाँ, ज्यादातर ये तकनीक वहीं इस्तेमाल होती है जहां बहुत बड़े और हाई प्रेशर वाले बॉयलर होते हैं और स्टीम का जाल, मतलब नेटवर्क, बहुत दूर तक फैला होता है। जैसे बड़े पावर प्लांट हो गए बिजली बनाने वाले, तेल रिफाइनरी हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या फिर बड़े कागज और पल्प बनाने वाले कारखाने। इन जगहों पर स्टीम को बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है, तो पूरे सिस्टम को कोरोजन से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, सेफ्टी के लिए भी और पैसों के लिहाज से भी। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, तो ये वॉलेटाइल केमिकल डोजिंग एक बहुत कारगर तरीका है बड़े इंडस्ट्रियल स्टीम सिस्टम्स को अंदरूनी दुश्मन, मतलब जंग और ऑक्सीजन डैमेज से बचाने का, और ये सुरक्षा पूरे नेटवर्क तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन हाँ, इसकी कामयाबी टिकी है सही केमिकल्स चुनने पर, उनकी एकदम सटीक मात्रा पर, सुरक्षा के पक्के इंतजामों पर, और सबसे जरूरी, लगातार निगरानी पर। ये एक बैलेंस बनाने जैसा है। सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम और सख्त होते जा रहे हैं, क्या हम भविष्य में कुछ नए, ज्यादा सुरक्षित, पर उतने ही या उनसे भी ज्यादा असरदार तरीके या केमिकल्स खोज पाएंगे? मतलब जो मौजूदा वोलेटाइल केमिकल्स की जगह ले सकें, खासकर हाइड्रोजीन जैसे पदार्थ जिन पर थोड़ी चिंता रहती है। टेक्नोलॉजी इस तरफ कैसे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।